नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्पीडिंग अप। इसमें गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वेंसडे को लॉन्च किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म से रिलेटेड कि किस तरीके से हम हमारे कंट्री को आगे ले जा सकते हैं और अभी ब्यूरोक्रेसी में किन रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आईएएस ऑफिसर हैं श्रीवत्स कृष्णा, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल देखेंगे और बाकी बचे हुए न्यूज़पेपर भी एक बार नज़र डालेंगे। तो दो आर्टिकल्स इनको डिटेल में देखेंगे, बाकी समरी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को डिटेल में। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज स्पीडिंग अप। इस आर्टिकल में देखो बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वेंसडे की बात है, प्रधानमंत्री गति शक्ति ने एक नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है जो कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कनेक्टेड मैनर में काम करवाना, जिससे कि जो भी लागत आती है, जो भी खर्चे आते हैं, उनको हम कम से कम कर सकें। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। जैसे कि रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप नाम सुनते हो, भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राईलैंड पोर्ट्स, उड़ान स्कीम, इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करना जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट को जब से वो एक रॉ मटेरियल से बनना शुरू होता है तब से वो फाइनल प्रोडक्ट बन के कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके बीच में जो भी लागत आ रही है, लॉजिस्टिक्स के जो भी चार्जेस लग रहे हैं, उनको मिनिमाइज करना, उनको रिड्यूस करना। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो लॉन्च हुआ है, इसमें नेशनल हाईवेज को एनहेंस करना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करना, इसके अलावा कार्गो हैंडलिंग। अभी आप देखो कितना ज़्यादा कंटेनर्स की प्रॉब्लम आने लग गई थी बीच में, जब कोविड-19 के लॉकडाउन्स के बाद में, फिर जब इकोनॉमी एक प्रॉपर ट्रैक पे आनी शुरू हुई तो उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज क्या निकल के आया था कि कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है। तो उन चीज़ों को हैंडल करना, रेलवेज़ के अंदर कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना, पोर्ट डेवलपमेंट करना, मेगा फूड पार्क्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, मतलब हर एक तरीके से जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इंटीग्रेट करना और साथ में जो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो सर्विस सेक्टर्स अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड देखो, रेलवे, रोड्स, इनको साथ को इंटीग्रेट करके आगे काम करना जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। देखो, जो भी इंटेंट है, जो भी सरकार की सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम क्लियर कि कैसे भी करके कॉस्टिंग मिनिमम होगी तो हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया में अलग अलग सेगमेंट्स में चलता है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दैट इज़ कि भाई डिले तो हो ही जाएगा। सरकारी काम है तो मानो पैसा, टाइम तो गया। दूसरा कि जो प्रोजेक्ट अगर एक बार शुरू हो गया तो उसका 2 साल लग रहे, प्रोजेक्ट का टारगेट रख लिया 5 साल का, पर वो हो रहा है 15, 20, 25 सालों के अंदर, तो इसकी वजह से उसकी कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जाती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में प्लानिंग होना जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। जी सीधी सी बात है कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट हम इंडिया के किसी गांव से हम आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो गांव से वो प्रोडक्ट बन करके शहर में कहीं पे इकट्ठा होगा या फिर रेलवे यार्ड में कहीं पहुंचना होगा उस प्रोडक्ट को, तो वहाँ से लेकर के जो भी ट्रक्स हैं उनकी फैसिलिटी अवेलेबल हो, गाँवों की कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी, यहाँ पर जब कंप्यूटराइज सिस्टम होगा रेलवे यार्ड के अंदर जिसकी वजह से वो एंट्री प्रॉपर हो सके कि जी ये प्रोडक्ट किसका है, फिर वहाँ से रेलवेज़ में जो फ्रीट कॉरिडोर पे बेसिस रेलवेज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उससे क्या होगा कि मालगाड़ियाँ, गुड्स ट्रेन्स हैं, वो अपने साथ में उस माल को लोड करके और पोर्ट्स तक पहुंच जाएंगी और पोर्ट से वो शिप पे लोड कर दी जाएंगी। अब इसके अंदर कितने ज़्यादा ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग जंक्शंस पे। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के हम कह सकते हैं ना कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, ये सारी जो लागत आ रही है ना, इसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बोलते हैं।
इसको हम तब जा करके कम कर पाएंगे। तो सप्लाई चेन्स में जो इनएफिशिएंसीज हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, डिले बहुत ज़्यादा लगता है, उसको हमें करेक्ट करना ज़रूरी है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी CII और ऑर्थर डी लिटिल के द्वारा कि इंडिया में अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो GDP का अराउंड 14% लागत तो आप मान के चलो कि केवल और केवल इन लॉजिस्टिक्स पे लग जाती है। माल तैयार है पर उसके बावजूद भी 14% तक पैसा लग जाता है। जबकि इसी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो US, यूरोप, इन कंट्रीज़ के अंदर मतलब इन एरियाज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी आती है GDP का 8 to 10%। तो आप देख सकते हो 6% ज़्यादा लागत आती है। तो सीधी सी बात है, जब इनपुट कॉस्ट ही राइज हो गई है तो महंगा तो बिकेगा ही प्रोडक्ट। अब महंगा बिकेगा तो इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है कंज्यूमर की, वो सस्ते पे जाने की होती है, फिर बाद में वो क्वालिटी और आगे चीज़ों पे सोचता है, राइट। तो सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें कॉम्पिटिटिव बनना है। इसके अलावा चाइना की बात करो तो वहाँ पर GDP का 9% तक आता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात की जाए। अच्छा, साउथ एशियन कंट्रीज़ में देख लो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ये आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो इसमें एक तो क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन गया या जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है उनके लिए तैयार हो गया कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है या वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सा इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन अगर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स हो तो आप टिक लगा दोगे उस पर, ठीक है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वियतनाम, मलेशिया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के लगभग कॉस्ट मतलब यहाँ का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट ऐसा का ऐसा है, पर इंडेक्स के अंदर इंडिया से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है इंडिया, उसमें इंडिया का स्कोर है दैट इज 3.18, जबकि वियतनाम और मलेशिया का स्कोर कितना, अराउंड 3.27 to 3.22 स्कोर है। अब ऐसे में हमारे जो चिंता की बात है वो क्या है, कॉस्टिंग ज़्यादा, डिले ज़्यादा, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फिर राइज कर दोगे तो देखो जी, फिर प्रोडक्ट तैयार ही महंगा हुआ है तो बिकेगा भी महंगा ही। फिर इंडियन एक्सपोर्ट कैसे कॉम्पिटिटिव होगा, कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो प्रेजेंस है उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ऐसे में एक तो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना हो, उसकी बजाय सिंगल विंडो आप सेक्शन प्रोवाइड कर दो जिससे कि सारे जो अप्रूवल लेने हैं वो वहीं से हो सके ईजीली, ठीक है। इसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल डिले जो होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में चक्कर काटने पड़ते हैं किसी एक अप्रूवल के लिए, कभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री में, तो बोले इनको इंटीग्रेट करके ही आप सॉर्ट आउट कर दो ना, ईजी कर दो। तो इसमें देखो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। अच्छा, इसके अलावा जो भी कमियां हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे देखी जाए या लॉजिस्टिक्स बेसिस पे देखी जाए या मिनिस्ट्रियल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बेसिस पे देखी जाए, इन कमियों को, बॉटल नेक्स को मिनिमाइज करने की जरूरत थी, उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। अभी इस टारगेट में जो गति शक्ति डिजिटल पोर्टल एक लॉन्च हो रहा है इसी प्रोग्राम में, तो इसमें आप देख सकते हो 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म तैयार हो पाएगा जिससे कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो, जिससे कि वो रेल हो, रोड हो, पोर्ट डेवलपमेंट हो, चाहे सागरमाला, भारतमाला, कोई भी प्रोजेक्ट हो वो भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, और साथ में उनसे उनका यूज जो भी करना चाहे उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसा में ये टेक्नोलॉजिकली लेड, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लाने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो सिलोज में ऑपरेट करती है, सिलोज का मतलब कि अपने अपने सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक दूसरे से रिलेटेड, मान लो ये मिनिस्ट्री XYZ है, ये कोई ABC मिनिस्ट्री है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अलग तरीके से काम करती है, यहाँ पर अलग, और इन दोनों के बीच में कोई लिंकिंग ही नहीं है, तो फिर बाद में एक इंडिविजुअल या कोई भी फर्म है जिसको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को करेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए क्या हो सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेसी को अपने सीलोज से बाहर निकाल करके इंटरडिपेंडेंस से इंटरकनेक्टिविटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। साथ में ये जो कुछ भी हम प्लान समझ रहे हैं इनमें स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो ज़रूरत क्या है, एक प्रॉपर पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को साथ में लेकर के और फिर काम करे, ठीक है ना। तब देखो अपने आप में आउटकम आएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला आइडिया है, इसके ऊपर काम अच्छे से
किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रॉन्गर एंड फाइनर। आर्टिकल को लिखा है श्रीवत्स कृष्णा। देखो, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो इंडिया में ये मिशन इम्पॉसिबल के इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं है। मतलब कि ये अपने आप में ये मानो कि नियर टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा कुछ काम है। पर वही चीज़ है, अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी इल एक्टिविटीज़ की वजह से, कहीं ब्राइबरी की वजह से, कहीं डिले की वजह से, कहीं रेड टेपिज्म की वजह से, तो भाई सवाल ये है कि आज तक इंडिया 75 साल का हो चुका है ना, तो किस स्टील फ्रेमवर्क के बेसिस पे इतना आगे बढ़ पाया है? तो राइटर इसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी का अगर एक पोर्शन देखोगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बहुत ही घटिया और एक बहुत ही भद्दा, मतलब एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये नहीं सोचते हैं कि भाई अगर मैं कोई भी गफला करूंगा तो इसका नुकसान पब्लिक को कितना उठाना पड़ेगा, मेरे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। और और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मतलब टाइम को, रोटी को, सोने को, नींद को, सबको छोड़ करके कैसे भी करके सिस्टम को मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए गुडनेस या कॉम्पिटेंस की बात की जाए, जो दूसरे प्रोफेशंस के साथ में ब्यूरोक्रेसी को अगर हम मैच करें, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो उस तरीके से अलग अलग प्रोफेशंस को अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक कंपैरिजन क्लियरली आता है कि ब्यूरोक्रेसी में जब कभी भी कोई रिफॉर्म्स या कुछ नई चीज़ लाने की कोशिशें की जाती है तो पता पड़ता है कि जिस मुद्दे को लेकर के शुरुआत की गई थी वो मुद्दा ही गायब हो जाता है, किसी और ही चीज़ पे जाकर के हम उलझ जाते हैं। दैट मीन्स ब्यूरोक्रेसी को जब रिप्लेस करने की बात आती है तो भाई हम मिस कर जाते हैं वुड्स को ट्रीज के लिए। मतलब जो मुद्दा मेन था ना वो छूट गया, बातें कोई और ही होने लग गई। आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज का अगर एक बार एनालिसिस किया जाए तो इंडिया के बेस्ट और ब्राइटेस्ट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एक तरफ ये हाल है तो दूसरी तरफ ये भी मिल सकता है कि वर्स्ट लोग भी इंडियन सिविल सर्विसेज में काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो लोगों का कलेक्शन है वो बहुत ही अजीबो गरीब एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो एक तरफ तो काम करना चाहते हैं कैसे भी करके एक प्रॉपर आउटकम देने के लिए, जबकि दूसरी तरफ अपनी तरफ से एकदम कह सकते हैं कि हाँ जी कानून को फॉलो करने वाले हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। मतलब अड़ियल टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी बहुत देखने को मिलेंगे। आज 75 साल का इंडिया हो चुका है। 75 साल के इंडिया में अभी तक जो कोई भी काम ब्यूरोक्रेसी ने किया है उसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, पर आने वाले 75 सालों की अगर हम इंश्योर कुछ करना चाहें ना तो उसके लिए हमें प्रोएक्टिव मतलब एक्टिवली काम करने वाले इंडिविजुअल्स, इमेजिनेटिव, साथ में ये भी देखे कि हमें आने वाले 75 सालों में क्या करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेवी, जो लोग टेक्नो फ्रेंडली हों और साथ में इनेबलिंग ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, तब जाकर के आने वाले 75 सालों में हम प्रोग्रेस करेंगे और जो हमारे ड्रीम्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। आज की अगर परिस्थिति देखें तो ब्यूरोक्रेसी को हमें थैंक्स बोलना चाहिए। हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं कि जो कुछ भी आज इंडिया स्टैंड कर रहा है, देखो स्टील फ्रेम बोला गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। देखो जब मुद्दा था ना इंडिपेंडेंस के टाइम की बात की बता रहा हूं मैं आपको कि सिविल सर्विसेज थी उस टाइम पे, तो किसके लिए थी? ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही थी। जब इंडिपेंडेंट हुए थे उसके जस्ट पहले तक की बात करें तो बोले सिविल सर्विसेज को डिसबैंडन करना है या फिर हमें कंटिन्यू करना है। तो फिर सरदार पटेल जी ने ये कहा था कि बोले सिविल सर्विसेज के बिना हम हमारे कंट्री को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि उन्होंने डिफेंड किया था कि हमें सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को काम करना आता है। अगर इन लोगों ने काम अंग्रेजों के लिए किया था तो इनको सजा मिलने की जरूरत नहीं है, इनकी एक्सपर्टाइज को हमें यूज करना चाहिए जिससे कि हम इंडिया को आगे प्रोग्रेस करा सके। नहीं तो हमारे पास में एजुकेशन का लेवल क्या था, हम कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकते थे? तो ऐसे में इंडियन ब्यूरोक्रेसी को हम बहुत कुछ तरीके से देख सकते हैं कि कैसे इंडिया आगे बढ़ता है। अब राइटर का जो मेन फोकस है सिविल सर्विसेज में वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद में आज तक इंडिया इंटीग्रेटेड अगर है ना तो उसमें सिविल सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है और उसमें भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। वैसे तो आज के टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो तो इसी चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराती हैं
कि जी हम ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस, बोला इनकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम ऑटोनोमसली काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को या इन सर्विसेज में अपॉइंटमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। पर सवाल यह है कि क्यों ऑल इंडिया सर्विसेज रखी गई थी, उसके पीछे चल रही थी कि इंडिया कहीं और ज़्यादा टुकड़ों में ना टूट जाए, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है कि मोर देन मतलब 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाना, और उनमें से कई तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही नाराज थे कि कैसे भी कर, मतलब ऐसे साइन किए गए थे। राजस्थान के एक प्रिंसली स्टेट के प्रिंस ने तो ऐसे कह के साइन किया था कि मैं मेरे डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, जब वो एग्रीमेंट हुआ था ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन वाला, तो उस टाइम पे तो पॉइंट क्या आ गया कि नेशन बिल्डिंग में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने जो काम किया है ना, जिस डेडिकेशन के साथ में, जिस कमिटमेंट के साथ में, वो कमिटमेंट अब और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड मैनर में करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी की बात करें और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दोनों में बहुत गैप है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो देखो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी काम करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने में भी काम करती है। आज रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड, जो हम बोलते हैं ना रूल ऑफ लॉ, उसकी सिस्टम की बात करो या प्रोसीजर्स को फॉलो करने की बात करो, तो ब्यूरोक्रेसी प्रॉपर्ली मेंटेन करती है। पर वही बात है कि आज अगर हम जो सिस्टम जिस बेसिस पे ब्यूरोक्रेसी काम करती आई है उसी सिस्टम को अगर आने वाले साल 75 सालों में करेंगे तो क्या वाकई में प्रोग्रेस कर पाएंगे? यहीं पर राइटर ट्विस्ट लेते हैं और ये कहते हैं कि चेंजेस लाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और उन रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म जो है वो करंट गवर्नमेंट ने लिया, वो ये कि 1500 से ज़्यादा जो पुराने एक लॉज थे जिनका कोई यूज़ नहीं था, उन सबको स्क्रैप किया गया था। इसके अलावा राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पूरी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है ना, उनके हिसाब से अगर एस्टिमेशन देखा जाए तो गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉयज है, जैसे हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करने से पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा कि वाकई में सरकारी नौकरी करने वाले लोग कितने हैं और किस कैडर के हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाले अगर नुमाइंदों की बात करें, जिनको हम गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, तो उनके नंबर्स हैं हर 1 लाख रेजिडेंट्स के ऊपर 364 ओनली। उनमें से 45% तो रेलवे के हो जाते हैं। बचे हुए जो 55% हैं उनका अगर देखा जाए तो उनमें सी और डी ग्रुप के लोग ज्यादा हो जाते हैं। और फिर बात आ जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स हम जिनको बोलते हैं उनका कितना है, तो सवाल ये आ जाता है कि वहां पर केवल 7% लोग आ जाते हैं कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडर स्टाफ्ड है। पहले तो रिक्रूटमेंट को हमें थोड़ा ब्रॉडन करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप चाहे कोई दूसरे प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज कर लो, वहां पर देखो, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्विसेज में ही ब्यूरोक्रेसी को देखो, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं, सिविल सर्विसेज बोल रहे हैं, उनके अंदर स्टाफ का डिफरेंस देखो। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी या फिर जो उनका नेक्सस है वो पॉलिटिशियन के साथ में जो बन जाता है ना, तब जाकर के मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इन पॉलिटिशियन को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाने से हटाने की जरूरत है। एक राइटर ये बोलना चाह रहे हैं। इसके आगे फिर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि जुडिशियल ओवररीच बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे? कि मान लो कहीं पर कोई भी एक्टिविटी किसी भी ब्यूरोक्रेट के द्वारा की जा रही है, तो उस इंडिविजुअल के द्वारा वो काम क्यों किया गया, उस काम की वजह से अगर कोई नुकसान भी हो जाता है तो फिर बाद में उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे लोग, जिसमें मीडिया तो सबसे ऊपर। मीडिया उसी टाइम पर एडजुडिकेट कर देती है कि जी इस ऑफिसर को तो हटाओ। जैसा अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, जो हरियाणा वाला केस हमने देखा था, ठीक है, हरियाणा में जो आईएएस ऑफिसर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए थे जब ये तरीके से मतलब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए थे, तो उन्होंने क्या सोच करके कोई स्टेटमेंट दिया था, और उसमें से छोटा सा पार्ट निकाल करके और मीडिया ने एक्सपोज कर दिया कि उस आईएएस ऑफिसर ने तो ये बोला था कि मेरे पास में अगर कोई बंदा है तो उसके सिर पर से खून निकलता हुआ होना चाहिए। अरे भाई, उसके पहले की बात भी तो सुनो, क्या हीट ऑफ द मोमेंट क्या था, किस तरीके से वो समझाना चाह रहे थे, क्या मुद्दा था सारा, राइट। क्योंकि उस टाइम पर दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इवन चीफ मिनिस्टर वहां पर अपनी स्टेटमेंट, अपनी स्पीच देने के लिए अवेलेबल थे, तो उनको बचाने के लिए तो फिर ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी है कि नहीं। तो वो सारी चीजें थी, ठीक है। तो मीडिया एडजुडिकेट कर देता है, जुडिशरी 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उठाने शुरू कर देते हैं, एग्जीक्यूट करने की बात कर देते हैं, भाई इनको सस्पेंड करो, निकालो या फिर फांसी की सजा दे दो। तो बोले इसके पहले एक बार
ये जुडिशियल ओवररीच है ना, इसको लिमिट करना जरूरी है। ठीक है, आउटकम की बजाय प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इन ब्यूरोक्रेट्स को कि जी हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने का आउटकम कुछ हो या ना हो, चाहे आउटकम तो जीरो हो जाए, पर प्रोसेस में बड़ा फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ता है। इसलिए जुडिशियल आउटरीच को भी थोड़ा कंटेन करने की जरूरत है, जिससे कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो फ्रीली काम कर सके। नहीं तो क्या है, वो इंसेंटिव्स तो उनको मिलेंगे नहीं, और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक दीवार की तरह खड़े होकर के रह जाते हैं कि भाई हमारा काम है केवल और केवल हमारे घर के अंदर जो कोई भी उसको प्रोटेक्ट करना, और भाई आप आओगे जो हमारे ऊपर पत्थर फेंको, क्या टमाटर फेंको, चाहे हमारे ऊपर गोलियां चलाओ, हम झेलेंगे। पॉइंट क्या रहा है, वो स्टबर्न हो जाते हैं, बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। आगे राइटर बोल रहे हैं कि ऑफिसर्स की जो विलिंगनेस की बात करें, देखो होता क्या है, जब शुरू शुरू में कोई भी नया ऑफिसर ज्वाइन करता है ना, तो उस इंडिविजुअल के अंदर कुछ एंथुजियाज्म होता है, वो कुछ करने के लिए आता है, और वह जब वो करना शुरू करता है तो पता पड़ता है कि सिस्टम में रहते रहते उसने सर्वाइवल के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा एडजस्ट किया कि जो सिस्टम में ऑलरेडी लेथार्जी थी उसी को उसने ज्वाइन कर लिया। वो एंथुजियाज्म कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं पड़ा। तो विलिंगनेस भी जो है डिसीजन लेने की, कोई काम करने की, वो चीज़ भी आदमी की धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ऐसे में प्रॉपरली अपनी एजेंसीज को एनफोर्स करना, उन पर प्रॉपर काम ना करना, और साथ में अगर वो कोई काम कर लेते हैं और उसका रिजल्ट अगर या प्रोसेस में कहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी बहुत भी, तो उसकी वजह से उनके अगेंस्ट में प्यूनिटिव एक्शन ले लेना, तो बोले इसकी वजह से फिर वो इनिशिएटिव लेना भी बंद कर देते हैं। तो राइटर क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी परमानेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दो, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि कॉमर्शियल एक्सपीरियंस जो भी हैं, कॉमर्शियल एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि एक इंडिविजुअल जो कि ब्यूरोक्रेट है, उसने पैसा लिया, क्यों लिया, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए। सीधा उसको ये बोल दे कि हाँ भाई इसने तो पैसा खाया है, रिश्वत ली है, तो इसको तो सजा होनी चाहिए, पर एक बार चेक तो हो कि वो जो पैसा लिया गया था वो करप्शन कंसिडर होगा या फिर एक डिसीजन लिया गया था जो कि गलत साबित हो गया। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो करप्शन तो सीधा ये कि हाँ जी भाई आप तो करो, मैं आपको संभाल लूंगा, चिंता मत करो, आप तो पैसे कमाओ आराम से, मुझे भी पैसे दो, दिस इज करप्शन। पर दूसरी तरफ अगर देखें कि किसी बंदे ने अगर पैसे लिए हैं या पैसे लेने के पीछे कोई डिसीजन उसने मेकिंग की है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर उसने डिसीजन लिया था कुछ और सोच करके और पता पड़ा कि गलत साबित हो गया, तो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी होनी चाहिए, वो एडजुडिकेट करे, तब जा करके एक इंडिविजुअल वो फिर बाद में एक सेफ्टी के बेसिस पे फील करेगा, फिर काम करेगा। तो देखो यहां तक तो मुद्दा क्या था कि भाई कैसे ब्यूरोक्रेसी को एक डिफेंस की ज़रूरत है, एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, ब्यूरोक्रेसी में क्या कमियां हैं उनकी बात करें। आज ब्यूरोक्रेट्स देखो ऑब्स्टिनेट, अड़ियल हैं, बिल्कुल एस्चिविंग है, किसी भी तरीके से काम करने को डेलिबरेटली अवॉइड करते हैं और प्रोग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, दैट इज़ भारत नेट, जिसमें हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ये देना चाहते हैं, या फिर जो फेल होने वाले बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज कर रही है, या फिर ट्रांसमिशन सेक्टर को हम कैसे भी करके और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्पेस को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हर एक सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर काम करना है ना, तो बोला इसी चीज़ को हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। पर ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, यहां पर एग्जांपल दिया जा रहा है प्रदीप बैजल जी का, कि ये इंडिविजुअल हॉस्पिटल बेड रिडन था, हॉस्पिटल में बेड रिडन था, और सीबीआई ने इस बंदे को एक केस के चलते उठाया और बोला कि आप अपने स्टेटमेंट्स दो कोर्ट में चल करके। तो ये क्या तरीका है जी कि एक बंदा जो अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसकी तबीयत खराब हो गई, वो अगर हॉस्पिटल में बीमार होकर के एडमिट है, उसके बावजूद आप उसके लिए कोई सिंपैथी एम्पैथी नहीं रख रहे हो, तो वो बंदा फिर बाद में क्यों सिंपैथी रखेगा किसी और के लिए। तो ज़रूरत क्या है कि आईएएस ऑफिसर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और कम से कम उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो ट्रीटमेंट तो कम से कम ह्यूमेन होना चाहिए। साथ में उनके जो सैलरीज हैं या जो भी उनको पेमेंट मिलता है वो कम से कम रिटायरमेंट तक तो प्रॉपर मिलना चाहिए। इसके अलावा फिर कहना चाह रहे हैं कि टफेस्ट चैलेंज क्या है, वो सा है इनएक्टिव ब्यूरोक्रेसी। अभी तक तो हमने अच्छाई की बात की, अन्य ये जो हमें बैजल साहब की जो बात की, प्रदीप बैजल जी की, ठीक है। अब बात आ जाती है जो इनएक्टिव ब्यूरोक्रेसी है,
जो बिल्कुल एकदम मस्त रहते हैं आराम से कि कोई टेंशन ही नहीं है, अब लग तो गए आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर तो बन ही गए, अब जाए दुनिया भाड़ में, कोई लेना देना हमें है नहीं। तो इसके लिए राइटर बोल रहे हैं कि लेटरल एंट्री को अब 10% जो अभी अलाउ किया था ना, बोलो उसकी बजाय 15% तक एक्सपेंड कर दो। आईएएस ऑफिसर है फिर भी ये चीज बोल रहे हैं, ध्यान रखना आप, 15% तक एक्सपेंड करने के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो जॉइंट या एडिशनल या सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करना चाहे, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इंड्यूस करो इधर ला करके। साथ में बैंकों को जिस तरीके से रिकैपिटलाइज किया जाता है उसी तरीके से हमें और वे के अंदर एक्सपेंशन लाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। जैसे चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दा हो, ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, जहां जहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इशू आ रहा है, जहां जहां पर भी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, वहां वहां पर आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। और दूसरी तरफ इस प्राइवेट सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को ही लेकर के आ जाओ, जिससे कि आप एफिशिएंटली और एक्यूरेटली काम कर सको। फिर राइटर सजेशन एक और दे रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है ना, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू लिया जाता है, बोले इंटरव्यू केवल आधे घंटे का होता है, आधे घंटे के बेसिस के ऊपर आप किसी कैंडिडेट को अप्रूव कर देते हो कि हाँ जी ये सही है ये गलत है। नहीं, इसके बजाय आप थोड़ा सा और एलैबोरेटली एनालिसिस करो एक इंडिविजुअल का। उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करो, जिससे कि जो इनकमिंग सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो पूल हो वो स्ट्रांग हो, मतलब उनका जो माइंड स्टेट है उसको चेक करो, अलग अलग क्वेश्चंस करके उनको मतलब टेस्टिंग करो। कभी आप किसी इस एसएसबी के लिए जो लोग जाते हैं ना, जो डिफेंस के लिए या फिर जो भी सीडीएस के लिए जाते हैं, उन लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न से निकलना पड़ता है और इतने फेजेस होते हैं, उन फेजेस के अंदर ये चेक किया जाता है कि जी कंपैटिबल है भी कि नहीं ऑफिसर रैंक के लिए कोई इंडिविजुअल, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स इनमें, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर पूरी चेक हो जाती है पूरी कि हाँ भाई फिजिकली फिट है कि नहीं, साइकोलॉजी बिल्कुल स्टेबल है कि नहीं बंदा, उसके बाद में फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। इसके लिए राइटर एक और बात बोल रहे हैं कि हर 15 साल के अंदर जो भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस जो भी सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं ना, हर 15 साल के अंदर उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करो। और उसके बाद में ये देखो कि जिनके भी काम अच्छे नहीं हैं आप उनको फोर्सफुली जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि बाहर निकलो, हो गया आपका काम, ठीक है। और फुल सैलरी दो जो लोग वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए। लास्टली राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि आज के टाइम पे देखा जाए ना, थ्रू आउट वर्ल्ड हर कंट्री के अंदर सरकारें चल रही हैं और सरकारों को हेल्प करने के लिए ब्यूरोक्रेसी हर एक देश में है, चाहे वो कितना ही कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हों। इवन यूएस में भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती हैं, मतलब वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट की जरूरत, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट के सिस्टम को कौन मेंटेन करेगा, ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसे में मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जो हो वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होनी चाहिए, साथ में कोलैबोरेशन टूल्स, दैट मीन्स कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो वहां पर एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, गैप्स नहीं होनी चाहिए, सिलोज में आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसे में लगभग हमारे यहाँ पर इंडिया में देखा जाए ना तो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोक्योर की जाती है एनुअली, दैट इज अराउंड $600 बिलियन। इतना अमाउंट का जो आप कह सकते हो लेन देन किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। आज अगर 90 बिलियन की यूटिलिटी की बात अगर करें, जो बिल मार्केट से जो भी बिल बनते हैं ब्यूरोक्रेसी के थ्रू $90 बिलियन के, तो ऐसे में यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर आप एक बार समझना है, डिसइंटीग्रेटेड मैनर में बताऊंगा मैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारे देश में हो रहे हैं लगभग 6 ट्रिलियन रुपीस के एनुअली, एवरी मंथ, हर महीने बोल रहे हैं ये, हर महीने 6 ट्रिलियन रुपीस का अगर ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होता है तो केवल और केवल इतना बड़ा अमाउंट जब $600 बिलियन का ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू होता है, तो क्यों नहीं वो टेक्नोलॉजिकली ये ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। केवल 90 बिलियन, $600 बिलियन में से केवल $90 बिलियन के जो बिल्स हैं, मार्केट से लेन देन का काम है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जबकि होना कितना चाहिए, तो टेक्नो फ्रेंडली बनाओ। इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है ना, तो मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी हो जो किसी भी प्रॉब्लम को आने के पर ये नहीं कहे कि क्यों हुआ, नहीं, क्यों नहीं होगा इसका आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टारगेट के ऊपर काम करे।
तो इसमें हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। देखो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब कभी भी सिविल सर्वेंट डील करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। पर वही चीज़ है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और ब्यूरोक्रेसी इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी ना प्रॉपर, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये जो आप कह सकते हो ना लेटरल एंट्री, इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने का इसीलिए प्रोविज़न दिया है कि एक प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो जैसे ही ब्यूरोक्रेसी में आकर के अप्लाई होगा तो वहाँ पर एक फ्रेंडली नेचर का भी माहौल बनेगा। तभी तो जाकर के हम जाके जो हमारी एलपीजी पॉलिसीज हम अडॉप्ट कर रखे हैं 1991 से, वो प्रॉपरली काम कर पाएगी। तो ऐसे में कुछ लोगों की वजह से ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं ना, तो वो ज़्यादा नुकसान वाली बात है कि नहीं। तो नॉन परफॉर्मर्स को निकालो और जो परफॉर्मर्स हैं उनको हमें आगे पुश करने की ज़रूरत है। तो ये था सिविल सर्विसेज के रोल से संबंधित आर्टिकल। आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो तो देखो क्राइसिस ऑफ कंपैशन, कि अभी जेलों के अगर हाल देखा जाए ना तो वहाँ पर ज़्यादातर जो डिप्रेस्ड हमारे कम्युनिटी के सेक्शन है ना, वो ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सॉरी, 1 सेकंड। सॉरी, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्राइसिस ऑफ कंपैशन में ये प्रॉब्लम है कि आज अगर जेलों के हाल देखी जाए ना, या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जेलें हो रही हैं वो किसको हो रही हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, दलित्स हैं, या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो। ऐसे में इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए राइटर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो कोविड-19 के टाइम पे जब एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, हाई पावर्ड कमेटी, और उसका टारगेट ये था कि आप रिकमेंड करो कि किन किन लोगों को हमें जेलों से बाहर निकाल देना चाहिए वजह, या पेरोल पे भेज देना चाहिए, मतलब बेल पे भेज देना चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि जेलों के अंदर थोड़ा सा क्राउड कम हो और ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा समस्या ना बढ़े। पर राइटर्स का ये कहना है कि इंडियन प्रिजन्स में से जिन इंडिविजुअल्स को छोड़ा गया था उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस एक बार चेक करो तो पता पड़ेगा कि जो पावरफुल थे, जो लोग रिच थे, उन लोगों को तो मौका मिल गया निकलने का, बाकी जो पुअर थे या पावरलेस थे उन लोगों को जेलों में रखा गया। तो एक तो डिस्क्रिमिनेशन सीधा सा यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा राइटर्स ये बोलना चाहते हैं कि लीगल प्रैक्टिसेस की या जो भी डिस्कशन होता है पब्लिक स्पेयर में, है ना, कि किन प्रिंसिपल के बेसिस पे जस्टिस है वो डिलीवर होनी चाहिए। तो एक तो देखो हम प्रिंसिपल और रेट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि हाँ किस तरीके से आप विशेष अधिकार दे करके और उनके साथ में आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो। कुछ लोगों को अच्छा बिहेवियर, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और ज़्यादातर को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ आप बात करते हो रिहैबिलिटेशन। जी देखो जी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं। एक तो होती है जुडिशरी, एक होती है पुलिस और एक होती है जेल। ये तीनों मिलकर के किसी भी क्रिमिनल को या फिर जो भी ऑफेंडर है उनको रिहैबिलिटेट करने का काम करती है, उसको उनकी लाइफस्टाइल को या फिर जो भी गलतियां उन्होंने की हैं उनको आगे ना दोहराया जाए, उसको लिए करेक्शन के लिए काम करने का होता है। पर जब पार्शियलिटी आनी शुरू हो जाती है ना इन ट्रीटमेंट्स के अंदर, जो भी आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप देखो, तो वहां पर फिर मुश्किलें पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर देखे जाए आज इंडियन प्रिजन्स में ज़्यादातर लोग कौन हैं, वो है मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर आप कह सकते हो जो कि गरीब हैं और जिनके हाथ में पावर ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम और उनकी सहायता के लिए भी कोई बड़ा वकील नहीं आता क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास में। तो ऐसे में उनको बेल मिलना, या फिर ये कोविड-19 का केस जो था उसके अंदर जो रिलीज किए गए थे जिन भी क्रिमिनल्स को, उनमें भी नंबर्स देखोगे तो इन जो भी आप कह सकते हो ना डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी का, उनको बहुत कम मौका मिलता है, ठीक है ना। तो एक कंपैशन, दया भाव का माहौल होना ज़रूरी है। जो आप देख सकते हो जो कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग की, उन कैटेगरी में अभी इंडिया में जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म। बाकी लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि करंटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की अगर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाए तो अक्टूबर 15 की बात है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के स्टूडेंट, उन्होंने 139 डेज़ की एक स्ट्राइक बोली, ठीक है। तो उसमें टारगेट ये था कि कैसे भी करके सरकार ने जो रिस्पॉन्स दिया है अपना उसको एलिसिट करना, दैट मीन्स उसको लाइट में लाना, एक तरीके से एक्सपोज करना, ठीक है। अब बात यह है
कि इन मुद्दों में मेन टारगेट क्या है। ये जो अभी स्ट्राइक है FTII के स्टूडेंट्स के द्वारा ये जो स्ट्राइक की जा रही है, तो इसमें मेन टारगेट है कि जो सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को कितना बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, या फिर जो भी कोई मुद्दा सरकार हाईलाइट कर रही है और उन मुद्दों को अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उन लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, उसी चीज़ को वो हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि रोहित वेमुला का केस आया था, ठीक है, कि उन्होंने जो कोई भी काम हो रहे थे उनकी सुसाइड, मतलब आप कैसे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो कुछ भी अपनी आवाज़ उठाई थी वो इसी चीज़ के लिए तो उठाई थी ना कि भाई इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पर अल्टीमेटली उनको प्रेशराइज किया जाता है और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी तरीके से JNU के स्टूडेंट्स वो अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं अपनी बातों को, अब मतलब कोई भी डिसेंट अगर लेकर के आ रहा है तो उन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो राइटर बस एग्जाम्पल बैक टू बैक यही दे रहे हैं और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि इंडियन प्रिजन्स है ना, वो लगातार एक तरीके से उनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है, जहाँ पर जो जेल में भरे जाने वाले जो कैदी हैं वो ज़्यादातर कौन होते चले जा रहे हैं, पुअरेस्ट और पावरलेस। तो इस प्रॉब्लम को हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, रीफ्रेम करना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, जिससे कि जो लोग निर्दोष हैं, पावरलेस हैं, गरीब हैं, उन लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना, और जो वाकई में आप कह सकते हो कि क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा मिल सके। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म से रिलेटेड ये थोड़ा सा आर्टिकल था, और बाकी आप एक बार खुद से देख लेना, ठीक है, मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ली है। तो आज देखो आर्टिकल्स तो कुछ ज़्यादा थे नहीं, डिस्कशन में इतना ही कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच।